एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर जेकेएसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत। देखिए, आपने ऑलरेडी इस एग्जाम का सिलेबस देखा होगा, आपने ऑलमोस्ट प्रिपरेशन भी स्टार्ट की होगी, लेकिन इस एग्जाम को कैसे पढ़ना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको 100% गारंटी नहीं कर सकता कि आपकी 100% सिलेक्शन हो जाएगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, लेकिन मैं इतना 100% गारंटी कर सकता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और आपके जो चांसेस हैं सिलेक्ट होने के वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे। दिस मच आई विल गारंटी यू। ओके, सो जो बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम सिलेक्ट हो जाएं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है और आप लास्ट तक जब देखेंगे आपको खुद ही पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन में कितना फर्क आएगा। ओके, सो लेट अस मूव टू सी हाउ टू प्रिपेयर जेकेएसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पहले अपने सिलेबस को देख लीजिएगा। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आपको अपना सिलेबस समझना है। जो आपका सिलेबस है दैट इज इन 6 सेक्शंस दिए गए हैं आपके सिलेबस के लिए। पहला जो सेक्शन है दैट इज जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके। अगर आप इसको देखोगे, इसमें उन्होंने 30 मार्क्स रखे हैं, सो इसकी अच्छी वेटेज उन्होंने रखी है। उसके बाद मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, इसके 10 मार्क्स रखे हैं। जनरल इकोनॉमिक्स, इसके 10 मार्क्स रखे हैं। उसके बाद जो फोर्थ सेक्शन है दैट इज नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसके 30 मार्क्स रखे गए हैं, सो इसके भी अच्छी वेटेज रखी है उन्होंने। उसके बाद अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, इसके भी 30 मार्क्स रखे गए हैं। और उसके बाद लास्ट में है साइंस दैट इज 10 मार्क्स। ओके, सो लास्ट टोटल आपके जो मार्क्स हो जाते हैं लास्ट में दैट इज 120। और अगर आप 3 पोर्शन देखोगे, पहला पोर्शन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, इसके 30 मार्क्स, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसके भी 30 मार्क्स, और अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, इसके भी 30 मार्क्स। अगर आप अच्छे से देखोगे, ये तीनों पोर्शन जो हैं ये 75% आपका सिलेबस कवर करते हैं। ओके, और जो ये बाकी रिमेनिंग 3 पोर्शंस हैं, ठीक है, ये 25% सिलेबस कवर करते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जनरल इकोनॉमिक्स एंड साइंस। ओके, सो आपका जो सिलेबस है, अगर हम इसको अच्छे से देख लेंगे हमें कैसे पढ़ना है, मैंने इसके लिए एक स्मार्ट सीक्वेंस रखी है। अगर आप उस हिसाब से पढ़ोगे यू विल डू द स्मार्ट स्टडी। ओके, सो आप पहले जो पोर्शन है वो आप ये वाला पोर्शन पढ़ोगे दैट इज जनरल नॉलेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, जो 30 मार्क्स का है। क्योंकि इसमें जो सिलेबस दिया है, क्लाइमेट ऑफ जेएंडके, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सनैलिटीज ऑफ जेएंडके, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ जेएंडके, सो ये सारी ऐसी चीजें दी हैं जो ऑलमोस्ट आपको पता भी होगा या कहीं ना कहीं पढ़ी भी होगी, लेकिन अब आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो ये पोर्शन आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। सो पहले आप इसी पोर्शन पे जाइएगा और इसकी जो वेटेज है वो भी बहुत अच्छी है, यानी इसमें 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, उसके बाद आप सीधे जाइएगा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसके भी 30 मार्क्स हैं। और इसका जो सिलेबस दिया है वो फंडामेंटल दिया गया है, बेसिक्स दिया गया है, कोई हायर लेवल सिलेबस नहीं दिया है। और ऐसा सिलेबस दिया गया है जो हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ओके, जैसे MS ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, इंटरनेट है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। सो ये ऐसा सिलेबस है जो बहुत ही इजी सिलेबस है। और इस पहले पोर्शन के बाद अगर आप इस पोर्शन को पढ़ेंगे, ये दोनों पोर्शन मिला के आपका 30 एंड 30 यानी 60 मार्क्स कवर करता है, यानी 50% मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग पढ़िएगा, क्योंकि पहले आपने 50% कवर किया है, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। उसके बाद जिन बच्चों ने अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आज तक नहीं पढ़ा है, उनको पहले ही कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने 50% पेपर जो है, सिलेबस जो है वो कवर किया है, अब मुझे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग पढ़ना है। तो उसके बाद आप इसी पोर्शन को पढ़िएगा। और मैंने पिछले वीडियो में दिया है कि कहाँ से पढ़िएगा। आप 11th और 12th की जो बुक्स हैं अकाउंटिंग की, NCERT, वहां से पढ़िएगा। बहुत ही सारा, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस वहीं से निकलता है आपका। ओके, सो तीसरा आप पढ़िएगा अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ओके, सो ये तीनों मिलके आपके 75%, सॉरी, जो सिलेबस है 75% जो सिलेबस है वो कवर करते हैं। ओके, उसके बाद आप पढ़िएगा साइंस। साइंस का जो सिलेबस अगर आप देखोगे वो है 9th और 10th का, ठीक है, लेकिन इसकी वेटेज कम रखी है, वो है 10 मार्क्स, इसीलिए मैंने इसको 4th नंबर पे रखा है। उसके बाद आप मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़िएगा और लास्ट में आप जनरल इकोनॉमिक्स पढ़िएगा। सो आपकी जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पहले फर्स्ट ये वाला जनरल नॉलेज, उसके बाद 4th कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है, उसके बाद 5th अकाउंटिंग जो है, उसके बाद 6th इकोनॉमिक्स, देन 2nd मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, देन
जनरल इकोनॉमिक्स। सो ये आप सीक्वेंस इस्तेमाल कीजिएगा। इस सीक्वेंस से आपको ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको मदद मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, सो ये सीक्वेंस आपको किसी भी हालत में अप्लाई करनी है, इसको बोलते हैं स्मार्ट सीक्वेंस। ओके, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ओके, इसके लिए एक मेथड भी है, वो अगर मैं यहाँ बताऊं तो लंबा हो जाएगा, तो आप फिलहाल ये जहन में रखिएगा, दिस इज ए स्मार्ट सीक्वेंस, और आप इसी हिसाब से इस एग्जाम को पढ़िएगा। ओके, इसके बाद मैं आपको 7 टिप्स दूंगा और आप खुद देखोगे वो 7 टिप्स कितने जरूरी हैं आपको इस एग्जाम के क्रैक करने के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ वी विल मूव टू द फर्स्ट टिप, दैट इज सिलेबस। यू मस्ट नो योर सिलेबस वेल। जैसे हमने अभी सीक्वेंस देखी, आपको अपना जो सिलेबस है वो भी अच्छे से देखना है। जैसे जनरल नॉलेज इन जैसे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के, इसमें क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको अच्छे से उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा पोर्शन पहले करना है, मुझे उसके बाद सेकंड पोर्शन कौन सा करना है और लास्ट में कौन सा करना है और किस पोर्शन में क्या क्या सिलेबस दिया है। ओके, सो दिस इज ए स्मार्ट वे ऑफ स्टडिंग। सो आपको जो स्मार्ट वे ऑफ स्टडिंग है वो आपको सिलेबस से ही मिलता है कि मुझे सिलेबस कैसे पढ़ना है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टिप। उसमें मैंने भी आपको मदद किया है कि आप कैसे इसकी सीक्वेंसिंग बनाइए। सो आप उसी हिसाब से अपना जो सिलेबस है वो कवर कर लीजिएगा। ओके, देन we will move to the second tip, that is books and write material। देखिए, this point is very important। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो बुक कलेक्टर्स होते हैं, वो सिर्फ जहां भी देखी कोई बुक और लाई और कलेक्ट की। पढ़ना है नहीं पढ़ना है भाई, जब आपने बहुत सारी बुक्स कलेक्ट की फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है। बट आपको क्या करना है, आपको बुक कलेक्टर नहीं बनना है बल्कि आपको बुक सिलेक्टर बनना है। बुक सिलेक्टर यानी आपको राइट मटेरियल चूज करना है। और आपको कैसे पता चले कि ये राइट मटेरियल है, आपको जो अपना सिलेबस जब पता होगा अच्छे से, आप अपने सिलेबस के हिसाब से मटेरियल चूज करोगे। आप देखोगे कि क्या ये जो बुक है ये अप टू मार्क है, ये रिलेवेंट है मेरे सिलेबस के, सो वैसी ही बुक आप चूज करोगे। ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लूज करते हैं यहाँ पे, वो कुछ भी मटेरियल लाते हैं या बहुत सारा मटेरियल लाते हैं, फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। सो चूजिंग द राइट मटेरियल, चूजिंग द राइट बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन वी विल मूव टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज रियलिस्टिक टाइम टेबल। देखिए, मैंने टाइम टेबल नहीं रखा है बल्कि रियलिस्टिक टाइम टेबल रखा है। ओके, सो रियलिस्टिक टाइम टेबल क्या होता है, देखिए पहले कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हम 24 घंटे पढ़ेंगे। जो ही डेट शीट निकला, जो ही सिलेबस निकला, वो उन्होंने दिमाग बनाया है कि हम पढ़ेंगे 24 घंटे, हमें बहुत सारी मेहनत करनी है, हम 24 घंटे पढ़ेंगे या हम 3 बजे उठेंगे। भाई, जब आप 3 बजे उठोगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 3:15 आप वापस सो जाओगे, क्योंकि ये रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं है। ये इल्यूजन है आप में कि हमें इतना पढ़ना है, हमें बहुत सारा मेहनत करना है, लेकिन आप अच्छे तरीके से नहीं जा रहे हो, आप रियलिस्टिक वे में नहीं जा रहे हो। आपको क्या करना है, आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो इफेक्टिव हो और जो रियलिस्टिक हो, क्योंकि इसके लिए साइंटिफिक स्टडीज भी की गई हैं। और अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडीज क्या है, आपको जो पढ़ना है वो आपको ब्रेक करना है। ओके, आपको सेशंस बनाने हैं, 2 से 3 घंटे के सेशंस बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मॉर्निंग में 3 घंटे पढ़ना है, दोपहर में 3 घंटे और शाम को 3 घंटे। जितना आप टाइम दोगे इसको, आपको 6 घंटे देना है दिन में, या आपको 9 घंटे देना है, तो आपको टाइम टेबल के सेशंस बनाने हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साइकोलॉजिकली प्रूवन है ये चीजें, कि आपको जो अपनी स्टडीज करनी है वो आपको डिवाइड करना है सेशंस में। ओके, और हर सेशन 2 to 3 आवर्स या 4 आवर्स भी कोई सेशन कर सकते हो, तो आपको उनको सेशंस में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, अब आपने जब सेशन को डिवाइड किया, एक दिन के सेशन को आपने सुबह 3 घंटे, दोपहर को 3 घंटे और रात को 3 घंटे, तो हो गए आपके 9 घंटे। ये बहुत काफी है इस एग्जाम के लिए। अब आपने फॉर एग्जाम्पल सुबह सवेरे 3 घंटे रखा है। ओके, अब इस 3 घंटे में, यानी आपके पास अब 3 घंटे हैं, अब इसको भी आप कैसे पढ़ोगे, आप 50-10 रूल करोगे। व्हाट इज दैट, आप 50 मिनट्स स्टडी करोगे कंटिन्यूअसली और 10 मिनट्स का आप ब्रेक लोगे। ओके, 1 घंटे में 10 मिनट्स का आप ब्रेक लोगे। लेकिन एक चीज जहन में रखना है, ये ब्रेक कैसा होगा, इसमें आप मेडिटेशन करोगे, या अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है आप लंबी सांसें लोगे या आप वॉक करोगे। लेकिन एक चीज याद रखना है कि आपको किसी भी दोस्त, किसी भी रिलेटिव या फैमिली मेंबर के साथ फोन पे या ऐसे बात नहीं करनी है, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं करना है, बल्कि आपको इस 10 मिनट में
सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करना है, या मेडिटेशन करना है, या सांसें, लंबी सांसें लेनी है, या आपको वॉक करना है। ओके, ये तो हो गया दिन का टाइम टेबल। और उसी हिसाब से आप फिर मंथली टाइम टेबल बनाइएगा। और मंथली टाइम टेबल के लिए मैं आपको क्या रिकमेंड करूं, मंथली टाइम टेबल के लिए आपको क्या करना है, आपको ये भी 9 डेज का कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना है। उसके बाद जो 10th डे है उस दिन आप ब्रेक लीजिएगा, फुल डे आप ब्रेक लीजिए। कोई उस बुक रूम में आप जाइएगा ही नहीं जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप जब 11th के दिन आएंगे आप यू विल बी एनर्जेटिक। ओके, फिर आप वापस स्टार्ट कीजिएगा अपनी प्रिपरेशन। ओके, ऐसे ही आप 9 दिन कंटिन्यूअसली पढ़ा कीजिएगा, एक दिन ब्रेक लीजिएगा। ओके, सो ये महीने का टाइम टेबल आप बनाइए। ओके, सो ऐसा टाइम टेबल बनाइएगा जो आपके हिसाब से सही हो, जो रियलिस्टिक हो और जो इफेक्टिव टाइम टेबल हो। ओके, देन वी विल मूव टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज मोटिवेट योरसेल्फ। आप लोग मशीन नहीं हो, हम मशीन नहीं है कि कंटिन्यूअसली काम कर सकते हैं, बल्कि आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यूअसली अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। आपको कंटिन्यूअसली कोट्स देखने हैं, मोटिवेशनल कोट्स देखने हैं, वीडियोस देखने हैं, या अपनी फैमिली की तरफ देखना है कि वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, या स्टोरीज पढ़नी है कि जो बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई हुए हैं अच्छे एग्जाम्स में, उनकी स्टोरीज पढ़नी है, उनने किस हार्डशिप में पढ़ा है। ओके, सो मोटिवेट अपने आप को जरूरी करना है किसी भी हालत में, हर दिन। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आप हर दिन नहाते हो, खाते हो, सोते हो, खेलते हो। बिल्कुल आपको हर दिन अपने आप को कंटिन्यूअसली, अगर आप 6 महीने की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 6 महीने हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना है और अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना है इस एग्जाम के लिए। Okay, so you have to motivate yourself every day. Okay, then there is discipline और consistency। देखिए, अगर आपको मोटिवेट कंटिन्यूअसली आप मोटिवेट अपने आप को करोगे और जब मोटिवेट हो जाओगे तब पढ़ोगे, जब आपका मूड होगा तब आप पढ़ोगे, ऐसा नहीं चलता है। बल्कि आपको अपनी जो लाइफ है, अपना जो स्टडी है, वो बिल्कुल डिसिप्लिन के हिसाब से पढ़ना है। जैसे आपने टाइम टेबल रखा है, बिल्कुल आपको वैसे जाना है। आपको मूड पे अब डिपेंड नहीं करना है, बल्कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। आपको अपनी स्टडी में कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको डिसिप्लिन रखना है। बल्कि आपका जब भी मूड है तब आप पढ़ोगे, ये नहीं चलता है। मैं आपको एक चीज बोलूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके खिलाफ कोई बंदा ऐसा होता है जो 24 घंटे काम करता है अगेंस्ट यू। सो अगर आपकी लाइफ अब डिसिप्लिन नहीं होगी, आप कंटिन्यूअसली पढ़ोगे नहीं, कंसिस्टेंसी रखोगे नहीं, सो ही विल विन द बैटल। ओके, सो आपको किसी भी हालत में अपने आप में कंसिस्टेंसी लानी है, डिसिप्लिन रखना है, टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करना है, एंड डिसिप्लिन इज द ब्रिज दैट विल लीड यू टूवर्ड्स योर गोल्स। ओके, सो किसी भी हालत में अपना डिसिप्लिन इन जितने भी महीने आप प्रिपरेशन करोगे वो आपको रखना है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, और सिर्फ मूड पे डिपेंड नहीं रहना है। इट इज ओनली यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ओके, देन और अगर आप डिसिप्लिन हो गए, आज आपको उस डिसिप्लिन का जब पेन जो आपको होगा वो या तो आपको डिसिप्लिन का पेन आज बर्दाश्त करना है, वरना आपको बाद में रिग्रेट बर्दाश्त करना है। सो दीज आर सम अदर कोट्स मैंने यहाँ पे रखी है, ये बहुत अच्छा है कि आपको मदद मिलेगा। देन वी विल गो टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज रिपीटेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बोला जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिपीटेशन इज द की, रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। आपको हर दिन रिपीट करना है, आपको जो अपनी प्रिपरेशन है वो सीमेंट करना है, आपको कंक्रीट प्रिपरेशन अपनी बनानी है। हर दिन आप शाम को आधा घंटा रिपीट कर लीजिएगा आपने क्या पढ़ा है। ऐसे ही आप महीने में 1 दिन या 2 दिन रखिएगा, 15-15 दिन के बाद तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंक्रीट कर लीजिएगा और हमेशा रिपीट करते रहिएगा। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा और आगे पढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस भी देगा। और ऐसा नहीं करना है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, बल्कि अपनी प्रिपरेशन को कंक्रीट करनी है। सो you have to repeat, you have to repeat, you have to repeat, you have to continuously repeat. So and repetition is the key for competitive exams. Then last point, that is practice MCQs। वो बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और अगर आप इस एग्जाम को सीरियसली ले रहे हैं तो आपको किसी भी हालत में MCQs जितने हो सके, जितने पोर्शंस आपको दिए हैं उस पे इतना जितना हो सके उतने MCQs करने हैं। और MCQs आपको कितना हेल्प करेंगे, पहली चीज ये आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे।
ये मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप एमसीक्यूज करोगे तो आपको कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और ये आपको अंडरस्टैंड, जो आपका एग्जाम है उसको अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा। उसके बावजूद जब आप एग्जाम में बाद में जाओगे, आप खुद देखोगे जितने ज्यादा एमसीक्यूज किए होंगे उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा। और एमसीक्यूज कहां से आप करिएगा? अगर आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स मिलेंगे एसएसबी, जेके एसएसबी के, तो वो आप लाइएगा। और जितने भी एमसीक्यूज चाहे आप ऑनलाइन देख लीजिएगा या आप कहीं से बुक लाइएगा, और जितना हो सके आपसे उतने ज्यादा एमसीक्यूज कर लीजिएगा। ओके, सो दीज वर द 7 पॉइंट्स जो आप अगर करोगे आप खुद देखोगे कि कितना आपको हेल्प मिलेगा। ओके, syllabus, first of all you must know the syllabus, then you must have the right material, then that your timetable should be realistic timetable, you should motivate yourself every day, and there should be consistency, discipline होना चाहिए, and repetition is the key। आपको अपनी प्रिपरेशन कंक्रीट करनी है। ओके, देन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा प्रैक्टिस से। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।